हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने दुर्ग के बारे में पढ़ा था। दुर्ग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पढ़ा था। दुर्ग की श्रेणियाँ अलग अलग शुक्र नीति के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार जितने भी वर्गीकरण हैं दुर्गों के वो पढ़े थे हमने। और राजस्थान के दुर्गों के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे समृद्ध इतिहास वाला दुर्ग है। इसलिए हम आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगर हम निर्माण की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा हुआ था। वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने यह किला बनवाया था। इस किले का नाम उन्होंने अपने नाम पर चित्रकूट या चित्रकूटगढ़ इस तरीके से रखा था। आज हम इसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें कि ये किस श्रेणी में फिट बैठता है तो धानवन श्रेणी को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणियों में हम इसे शामिल कर सकते हैं। धानवन श्रेणी में वही दुर्ग शामिल होते हैं जो कि समतल भूमि पर बने होते हैं। इसके अलावा गिरी, एरण, वन दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग, परिध दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, इन सभी दुर्गों में ये फिट बैठता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है मेसा के पठार पर बना हुआ है। इस पठार को चित्रकूट पहाड़ी भी कहते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इन प्रवेश द्वारों के नाम हैं पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडन पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पाडन पोल मुख्य प्रवेश द्वार है, राम पोल अंतिम प्रवेश द्वार है। यदि हम इस किले के उपनामों की बात करें तो इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चूँकि पुराने समय में दिल्ली से मालवा या गुजरात जाने का यही मार्ग होता था, इसलिए इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। राजस्थान का सिरमौर दुर्ग इसे माना जाता है। इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध त्याग का और बलिदान का इतिहास रहा है, इसलिए त्याग और बलिदान का दुर्ग भी इसको कहा जाता है। राजस्थान का ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। लिविंग फोर्ट वो फोर्ट होते हैं जिनके अंदर लोग रहते हैं, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ कुछ स्मारक भी बने हुए हैं, जैसे रावत बाघ सिंह का स्मारक। रावत बाघ सिंह का जो स्मारक है वो प्रथम प्रवेश द्वार पाडन पोल पर बना हुआ है। और रावत बाघ सिंह जो थे ये प्रतापगढ़ के सामंत थे जिन्होंने दूसरा साका जब हुआ था 1535 ईस्वी में, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और जो रानी कर्मावती थी उन्होंने जौहर किया था, उस समय मेवाड़ी सेना का नेतृत्व रावत बाघ सिंह ने ही किया था। और इस युद्ध का वर्णन हमें वीर विनोद नाम की जो पुस्तक है कवि श्यामल दास के द्वारा रचित, उस पर इसका इतिहास हमें मिलता है। दूसरा जो प्रवेश द्वार है भैरव पोल, उस भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ का जो है छतरी बनी हुई है, कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। कल्लाजी राठौड़ जो थे ये जो तीसरा साका हुआ 1568 का अकबर के आक्रमण के समय, उस समय जयमल और वीर पत्ता सिसोदिया के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस साके में रानी फूल कुंवर जो थी पत्ता सिसोदिया की पत्नी, उन्होंने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया था। तो इन कल्लाजी राठौड़ का स्मारक भी बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है क्योंकि इनका शीश कटने के बाद ये धड़ से भी युद्ध करते रहे थे। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो उदयपुर के रुणेला गांव में स्थित है। और जो दूसरा प्रवेश द्वार है भैरव पोल, इसका नाम देसूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर रखा गया है, जो कि 1535 के युद्ध में मारे गए थे। इसी तरीके से जो 7वां प्रवेश द्वार है राम पोल, उस पर फतेह सिंह सिसोदिया यानी फत्ता सिसोदिया जो थे, वीर फत्ता सिसोदिया, उनका स्मारक बना हुआ है जो आपका तीसरा साका हुआ था।
उसमें वो जयमल राठौड़, कल्ला जी राठौड़ के साथ पत्ता सिसोदिया भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से ये 3 प्रमुख स्मारक इनके प्रवेश द्वारों पर बने हुए हैं। इसके आगे यदि हम प्रमुख महलों की बात करें, जो महल इसके अंदर बने हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो जो इसका मुख्य महल है, जैसे पद्मिनी महल जो कि रानी पद्मिनी का महल था, और इसमें इसके पास में पद्मिनी तालाब भी बना हुआ है महल के पास में। इसी तरीके से गोरा बादल महल है। गोरा बादल जो हैं राणा रतन सिंह जी के सेनापति थे, तो गोरा बादल का महल भी यहाँ बना हुआ है। इसी तरीके से नवकोठा महल या नवलखा भंडार जिसे कहते हैं, ये भी यहाँ बना हुआ है। इसका निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, और इसी महल में पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान भी दिया था। इसी दुर्ग को बनवीर की दीवार भी कहते हैं। इसी तरीके से उदय महल बने हुए हैं जो कि राणा उदय सिंह के महल हैं। इसी तरीके से आला हिंगाड़ू महल यहाँ पर बने हुए हैं। हिंगलू आहाड़ा जो थे वो डूंगरपुर के आहाड़ा सरदार जो थे वो इन महलों में रहा करते थे। इसी तरीके से भामाशाह के महल बने हुए हैं। मोती महल यहाँ पर है, आंवला महल है, टमकण महल है। इनके अलावा रतन सिंह पैलेस, कुंभा के महल, फतेह प्रकाश महल और जयमल की हवेली, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर महल बने हुए हैं। आगे अगर हम प्रमुख मंदिरों की बात करें, तो प्रमुख मंदिरों में मीराबाई का मंदिर सबसे पहले आता है। इसमें मीराबाई का मंदिर जो है उसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था, और यहाँ जो श्री मूर्ति विराजमान थी वो आजकल जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थापित की गई है। इसी तरीके से तुलजा भवानी मंदिर यहाँ पर है जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी जो है छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी भी हैं। इसी तरीके से श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है जिसका निर्माण रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी के द्वारा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर कालिका माता मंदिर जो है यहाँ का प्रमुख मंदिर भी है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, और इसने एक सूर्य मंदिर बनाया था जो बाद में कालिका माता मंदिर के रूप में परिणित हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर श्रृंगार चंवरी मंदिर जो है शांतिनाथ भगवान के जैन मंदिर हैं ये। यहीं पर जो है राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह भी हुआ था। उनका विवाह मंडुलिक के साथ हुआ था। इसी तरीके से सतबीस देवरी हैं जहाँ पर कि जैन मंदिर है। 27 देवरियाँ इसमें बनी हुई है जिसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित है। इसके अलावा मोकल का समिधेश्वर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जो कि परमार राजा भोज ने 1011 ईस्वी में बनवाया था, और महाराणा मोकल ने 1428 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर यहाँ पर है जो राणा कुंभा द्वारा बनाए गए थे। तो ये यहाँ के कुछ मुख्य मंदिर हुए। यहाँ पर जो नवलखा या नवकोठा भंडार है जिसकी बात अभी हमने पहले प्रमुख मंदिरों में करी, ये बनवीर ने बनवाया था, और चित्तौड़ का लघु दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसको बनवीर की दीवार भी कहा जाता है। यहाँ के जो प्रमुख जलाशय हैं उनमें गीतेल की बावड़ी, भीमलत कुंड जो है पांडवों में जो भीम थे उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। भीमलत कुंड बेराठ और आमेर में भी हैं। इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब है यहाँ पर महाराणा रतन सिंह जी द्वारा बना हुआ। इसके अलावा घोसुंडी की बावड़ी है। इसके अलावा कुकड़ेश्वर कुंड भी यहाँ पर है जो कि महाभारत कालीन कुंड है। घोसुंडी की बावड़ी राय रणमल की पुत्री जो थी श्रृंगार देवी उनके द्वारा बना हुआ था। रायमल की पुत्री श्रृंगार देवी के द्वारा निर्मित घोसुंडी की बावड़ी। इसी तरीके से खातण की बावड़ी भी यहाँ पर प्रमुख जलाशयों के रूप में आती है। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ एक तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रतीक है, उसी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है।
इसका अन्य नाम जय स्तंभ, विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर भी है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच में करवाया था। 1437 में सारंगपुर विजय के बाद उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका नाम विजय स्तंभ कहा जाता है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इसके जो वास्तुकार थे वो जेता, नामा, नाथा, पोमा, पुंजा, ये इसके मुख्य वास्तुकार हैं। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है ये। इसकी चौड़ाई जो है 30 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्वरूप सिंह जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। 9वीं मंजिल जो थी इसकी बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो स्वरूप सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। इसकी 3री मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द भी अंकित है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है। प्रथम मंजिल पर भगवान विष्णु का मंदिर है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यहाँ पर रखी गई है, जो कि 1460 में कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश के द्वारा रचित थी। और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर विषम घाटी पंचानन महाराणा हम्मीर को कहा गया है। महाराणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के समान, इस नाम से महाराणा हम्मीर को इसमें उद्बोधित किया गया है। वर्तमान में इस प्रशस्ति की केवल 2 शिलाएं ही यहाँ पर विराजमान है। इसके अलावा जो हमारा विजय स्तंभ है, इसे मूर्तियों का अजायबघर या भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, वन विभाग, इनके सभी के प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ का उपयोग किया जाता है। उस समय सन 1440 के आसपास जब इसका निर्माण हुआ था, तब इसकी कुल लागत 90 लाख रुपए आई थी उस समय के हिसाब से। ये राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये जो स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस विजय स्तंभ के लिए कुछ इतिहासकारों ने अपनी तरफ से इनको नाम दिए हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया है। उपेंद्र नाथ डे, इन्होंने इसे विष्णु ध्वज कहा है। इसी तरीके से डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह लोक जीवन का रंगमंच है। डॉक्टर आर.पी. व्यास ने इसे हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है। इसी तरीके से डॉक्टर गौरीशंकर हीरा चंद ओझा ने इसे मूर्तिकला की अनुपम निधि या मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा है। तो ये सारे फैक्ट्स थे विजय स्तंभ के। अब हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। कीर्ति स्तंभ भी विजय स्तंभ की तरह एक 7 मंजिला इमारत इसमें बनी हुई है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, जो कि 76 फीट ऊंची है। कीर्ति स्तंभ जो है ये जैन तीर्थंकर को समर्पित है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को ये समर्पित है। जैन धर्म का प्रमुख स्मारक है। यहाँ पर जैन प्रशस्ति भी इसे कहा जाता है, जिसका निर्माण जीजा शाह ने, एक जैन व्यापारी थे, इन्होंने महाराणा कुंभा के काल में इसका निर्माण करवाया था। अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता राणा कुंभा कहे जाते हैं। इस दुर्ग का मार्ग सर्पिलाकार है और इस मार्ग का निर्माण भी राणा कुंभा द्वारा किया गया था। जो 7 प्रवेश द्वार हैं, उन प्रवेश द्वारों का निर्माण भी राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगर इस दुर्ग की आकृति की बात करें तो इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान दिखाई देती है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो कि 2 किलोमीटर लंबा और 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है। इस दुर्ग पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण अफगानिस्तान शासक मामू के द्वारा हुआ था। इसमें एक छोटा दरवाज़ा है जिसे लाखोटा बारी भी कहते हैं, जो कि रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। और इस दुर्ग से इस रास्ते से, इस दरवाजे से दुर्ग के नीचे हम जा सकते हैं। तो ये लाखोटा बारी
जो है इस दुर्ग में बनी हुई है। अब हम इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे प्रश्न भी बनता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 प्रमुख शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में, दूसरा शाखा 1534 में और तीसरा शाखा 1568 में हुआ था। प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। इस शाखे में जो है उस समय शासक जो थे वो रावल रतन सिंह थे। शाखा जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। अगर दोनों में से एक ही चीज़ होती है तो उसे अर्ध शाखा कहा जाता है। जो पूर्ण शाखा होता है उसमें केसरिया और जौहर होता है। जौहर जो है वो स्त्रियां करती है और केसरिया जो है वो पुरुष लोग करते हैं। तो जो पुरुष हैं वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसे केसरिया कहा जाता है। और केसरिया होने के बाद जौहर होता है जिसमें रानी के साथ अन्य स्त्रियां जो हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि में या जल में जौहर करती हैं। तो प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी और उस समय जो शासक थे जो केसरिया हुआ था वो रावल रतन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। और जो जौहर किया था वो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा है, सबसे बड़ा जौहर है और पूरे भारत में प्रसिद्ध जौहर भी है ये। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास एकादशी को यहाँ जौहर मेला भी लगता है। दूसरा शाखा जो हुआ था वो 1534 ईस्वी में हुआ था। उस समय यहाँ के शासक रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, लेकिन जो शासक थे इस समय यहाँ पर महाराणा विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे और रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जौहर जो हुआ था हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी लेकिन मदद नहीं मिल पाई थी। और जो आक्रमणकारी था वो गुजरात का शासक बहादुर शाह था। तीसरा शाखा जो हुआ यहाँ पर 1568 में और आक्रमणकारी था अकबर। इस समय यहाँ के जो शासक थे वो राणा उदय सिंह थे। और यहाँ जो केसरिया हुआ ये फतेह सिंह सिसोदिया की नेतृत्व में हुआ, जिन्हें फत्ता सिसोदिया भी कहा जाता है, जिनका स्मारक अंतिम जो गेट है राम पोल उस पर बना हुआ है। जौहर जो हुआ था फतेह सिंह सिसोदिया की रानी जो थी फूल कंवर उनके नेतृत्व में हुआ था। ये मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा कहा जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ये हमने डिस्कस किए। थैंक यू।